रशीद साहब खांसी के दौरे से संभले, हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने पानी का गिलास उठाया। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, दिल कमजोर हो चुका है, वक्त ज्यादा नहीं बचा। लेकिन रशीद साहब के जहन में मौत का खौफ नहीं था। एक और फिक्र थी जो उन्हें रातों को जगाए रखती थी। 3 बच्चे, 2 बेटे, 1 बेटी और एक घर जो हमेशा से 3 हिस्सों में बंटने का इंतजार कर रहा था। बड़ा बेटा फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन था, हमेशा सबसे आगे, हमेशा फैसले करने वाला। छोटा बेटा आदिल सीधा साधा, एक सरकारी नौकरी में, हमेशा अपने बड़े भाई के साए में रहा। बेटी महरीन शादी के बाद दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन वो वाहिद थी जो हफ्ते में 2 बार फोन करती, बाप की खैरियत पूछती। रशीद साहब जानते थे कि जैसे ही वो आंखें बंद करेंगी, ये घर, ये जमीन, ये बरसों की मेहनत, सब कुछ एक मैदान ए जंग बन जाएगा। उस शाम रशीद साहब ने तीनों बच्चों को बुलाया। कमरे में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी थी। मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है। फरहान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तशवीश की लकीर उभरी। फिर उसने खुद को संभाल लिया। अब्बा, अभी इस बात की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रस की एहतियात है, खौफ नहीं। हर इंसान को ये कोशिश की। बेटा, ये इंसान को ये करना चाहिए। आदिल खामोश बैठा रहा, लेकिन उसकी नजरें फरहान पर जमी हुई थीं, जैसे वो उसके तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। महरीन ने आहिस्ता से पूछा, अब्बा आपने क्या फैसला किया है? रशीद साहब ने एक लंबी सांस ली। मैंने फैसला किया है कि घर और जमीन बराबर तकसीम नहीं होंगे। मेरे कुछ और इरादे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फरहान का चेहरा सुर्ख होने लगा। अब्बा, ये क्या मतलब हुआ? आप किसको ज्यादा देना चाहते हैं? फरहान, सब्र करो, मुझे पूरी बात कहने दो। रशीद साहब की आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। मैंने फैसला किया है कि घर महरीन के नाम होगा और दुकान और जमीन फरहान और आदिल के दरमियान बराबर तकसीम होंगी। फरहान अचानक खड़ा हो गया, गुस्से से। अब्बा, ये नाइंसाफी है। मैं बड़ा बेटा हूं। मैंने हमेशा इस घर की देखभाल की और आप घर बेटी को दे रहे हैं। रशीद साहब ने सुकून से जवाब दिया, फरहान बैठ जाओ, इसकी वजह है और मैं तुम्हें बताऊंगा। आदिल ने पहली बार बात की। उसकी आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा था। अब्बा और मुझे? मैंने कभी कोई खास तवक्को नहीं रखी, लेकिन ये जानकर अच्छा नहीं लगता कि मेरा हिस्सा फरहान भाई जितना ही रहेगा, जबकि उन्होंने कभी घर के कामों हिस्सा नहीं लिया। महरीन खामोश बैठी रही, अपने दोनों भाइयों को देखती रही। दिल में एक अजीब सा खौफ था कि ये फैसला खानदान को तोड़ देगा। रशीद साहब ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया। मैं ये फैसला बगैर वजह के नहीं कर रहा। कुछ बातें हैं जो तुम लोगों को मालूम नहीं। 30 साल पहले जब मैंने ये दुकान शुरू की थी, तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। तुम्हारी अम्मी के जेवरात बेचकर भी काफी नहीं हुआ। उस वक्त महरीन की नानी ने बगैर किसी शर्त के अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी मुझे दे दी। इसी पैसे से ये कारोबार खड़ा हुआ। फरहान की आंखों में हैरानी थी। अब्बा, ये बात आपने पहले कभी नहीं बताई। क्योंकि मुझे शर्मिंदगी थी। एक मर्द के लिए ये तस्लीम करना मुश्किल होता है कि उसकी कामयाबी में किसी और का इतना बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब जब मैं ये फैसला कर रहा हूं, तो मुझे वो कर्ज याद आता है। घर महरीन को देना वो कर्ज वापस करने का एक तरीका है। आदिल ने आहिस्ता से पूछा, तो क्या सिर्फ यही वजह है अब्बा, या कुछ और भी है जो हमें नहीं पता? रशीद साहब की नजरें एक लम्हे के लिए झुक गईं और उसी लम्हे में फरहान कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे अब्बा कुछ और भी छुपा रहे हों। अब्बा, फरहान ने दबाव डाला, क्या बात है?
आपकी आंखों में कुछ और भी है। रशीद साहब ने खांसी की, वक्त लिया, फिर आहिस्ता से बोले, एक और बात है, लेकिन वो बहुत पुरानी है और शायद उसे दफन ही रह देना बेहतर है। महरीन ने फौरन कहा, अब्बा नहीं, अगर ये हमारे खानदान से जुड़ी बात है तो हमें जानने का हक है। रशीद साहब ने तीनों को बारी बारी देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकन और खौफ था। ठीक है, लेकिन ये बात सुनकर शायद तुम्हारा मेरे बारे में नजरिया बदल जाए और शायद तुम्हारे आपस के ताल्लुकात भी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और नर्स अंदर दाखिल हुई। रशीद साहब, आपकी दवाई का वक्त हो गया है और डॉक्टर ने कहा है आराम जरूरी है। रशीद साहब ने थकी हुई आवाज में कहा, कल बात करते हैं बच्चू, आज इतना ही काफी है। तीनों भाई बहन कमरे से बाहर निकले, जहन सवालों से भरा हुआ। क्या राज था जिसे अब्बा ने आधा छोड़ दिया? और क्या ये राज इतना बड़ा था कि उनके आपस के रिश्ते, जो पहले ही विरासत की बहस से कमजोर पड़ने लगे थे, मुकम्मल तौर पर टूट जाएं?